क्योंकि जब आपको कारपोरेट जासूसी राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया गया है, लोकतांत्रिक राष्ट्र को, तो अब जनता का कोई भी व्यक्ति संभावित आतंकवादी हो सकता है। किसी को भी आतंकवादी ठहराया जा सकता है, किसी को भी आतंकवादी कह के जेल में बंद किया जा सकता है। यह खतरा है हमारे सामने। तो प्लीज सेल्फी के कल्चर से बाहर निकलो और समाज के कल्चर से जुड़ो, समाज के बारे में सोचो, राष्ट्र के बारे में सोचो। और अभी नहीं सोचा तो तय मानो जर्मनी से भी बुरा हाल होगा हमारा। जर्मनी में जितना बुरा हाल हुआ था जनता का, हिटलर को जनता ने चुना था। हिटलर ने बदले में जनता को क्या दिया? सिर्फ युद्ध और पामाली, युद्ध और विध्वंस। लोग नशे में थे हिटलर के। नरेंद्र मोदी हिटलर नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हिटलर बनने की। आपकी जिम्मेदारी है, आप नरेंद्र मोदी को हिटलर बनने से रोकिए। आपकी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में पुनः अर्जित करने की कोशिश कीजिए। उसे एक जासूसी कारपोरेट राष्ट्र में कन्वर्ट किया जा चुका है। आप कोशिश कीजिए कि हिंदुस्तान की जनता को उसकी नागरिक की और जनता की पहचान मिले। उसे संभावित टेररिस्ट की पहचान में कन्वर्ट किया जा चुका है, जो कि सबसे खतरनाक है। तय मानिए, अगर आप नहीं बोलेंगे तो बाद में पछताएंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि बोलने का अभी भी समय है। आप बोलिए। नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। हमारे स्तंभकार प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी इस संवाद में बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में लोकतांत्रिक राष्ट्र को जासूसी कॉर्पोरेट राष्ट्र में तब्दील कर दिया है। वो इस संवाद में चर्चा कर रहे हैं कि सेल्फी कल्चर ने किस तरीके से लोकतंत्र का क्षरण किया, सेल्फी कल्चर ने राजनीति का किस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और सेल्फी कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इस पे वो चर्चा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सेल्फी कल्चर जीवन के हर पहलू की किस तरीके से भ्रूण हत्या करता है। महत्वपूर्ण संवाद है, पूरा सुने, ध्यान से सुने, इसको लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को फॉलो ना करें। तो आइए उनके फेसबुक पेज से साभार ये परिचर्चा सुनते हैं। पूरी परिचर्चा सुनिए। धन्यवाद। जिस सेल्फ और खासतौर पर मध्य वर्ग अभ्यस्त हो चुका है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास अभ्यस्त हो चुका है, उस सेल्फी कल्चर का कल क्लाइमैक्स है। और क्लाइमैक्स बड़े विलक्षण ढंग से होगा। कहा जा रहा है कि आप लोग राष्ट्रगान गाएं, राष्ट्रगान अपलोड करें, और जो राष्ट्रगान अपलोड हो वही अपने आप में सबसे महान राष्ट्रभक्ति है। ये सेल्फी कल्चर का ये एकदम क्लाइमैक्स है। सेल्फी कल्चर का ऑब्सेशन पहले नौजवानों में था, अभी प्रधानमंत्री में है, मंत्रियों में है, और अब ये एक तरह से एकदम जिसे का पॉलिटिकल कल्चर का रूप बना दिया गया इसे। अगर मुझसे पूछें आप कि इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है हिंदुस्तान के युवाओं के सामने, खासतौर पर सांस्कृतिक समस्या क्या है, तो मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं सबसे बड़ी सांस्कृतिक समस्या है जिससे कि हिंदुस्तान का युवा घिर चुका है, वो है सेल्फी कल्चर। सेल्फी कल्चर आपके जीवन के हर पहलू पर नजर रखे हुए हर पहलू को प्रभावित कर रही है। आपने सोचा नहीं था कि आप स्मार्टफोन ले रहे हैं या फोन ले रहे हैं तो उसके जरिए जो आप अपना फोटो खींच रहे हैं और बार बार फोटो खींच के जिस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वो सामाजिक, राजनीतिक,
सांस्कृतिक तौर पर आपके जेहन में किस तरह की विचारधारा का निर्माण कर रहा है। हम लोग फोटो खींचने में व्यस्त हैं और अपना अच्छा फोटो देखने में व्यस्त हैं, लेकिन सेल्फी कल्चर के ने एक तरह से पूरे देश में, यूथ में खासतौर पर एक बहुत ही जबरदस्त एडिक्शन पैदा किया है। ये साधारण एडिक्शन नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कल इसका क्लाइमैक्स है कि अब सेल्फी ढंग से आप राष्ट्रगान अपलोड करें। मैं इसके मेरिट डिमेरिट में नहीं जा रहा हूं कि ये करना सही है या गलत है, राजनीतिक तौर पर सही या गलत है। मैं सिर्फ इस कल्चर का जो डायमेंशन है सेल्फी कल्चर का, ये डायमेंशन पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। सेल्फी कल्चर की जो सामान्य और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, केंद्रीय विशेषता क्या है? सेल्फी कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो हर चीज को उसके भ्रूण में ही उसकी हत्या कर देती है। आप जब किसी की सेल्फी देखते हैं या अपनी सेल्फी देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपने क्या किल किया है। मैं भी इसका शिकार हूं, मैं भी सेल्फी लेता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सेल्फी नहीं लेता। तो सेल्फी कल्चर ने जो सबसे खतरनाक चीज पैदा की, जिस पर कि हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री से लेके साधारण नागरिक तक सब स्मार्टफोन के साथ जुड़े हुए हैं और फोटो ले रहे हैं और फोटो पेस्ट कर रहे हैं। कोई ट्विटर में पेस्ट कर रहा है, कोई सोशल मीडिया में पेस्ट कर रहा है, कोई फेसबुक पेज पर पेस्ट कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम में पेस्ट कर रहा है अपना फोटो। सेल्फी कल्चर स्व की और स्व से जुड़ी हुई जो चेतना है, यानी मैं, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, सेल्फी कल्चर हर चीज की भ्रूण हत्या कर देती है। और ये एक विलक्षण वास्तविकता है। आप कुछ देर के भूल जाइए कि देश में प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि सेल्फी तो है, आपके हाथ में एक मोबाइल फोन तो है, एक सेल्फी कल्चर तो है जो आपके पूरी लाइफ में एंटर कर चुकी है। उस सेल्फी कल्चर ने आपको कहां, किस जगह धकेल दिया है, और मेरे लिए यह चिंता की चीज है। मैं पिछले 30-35 साल से मैं लगातार मास कल्चर का और इस तमाम किस्म के जन माध्यमों का मैं अध्ययन करता रहा हूं, पढ़ाता रहा हूं। मैं बहुत भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के जो सभी बड़े बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने मास कल्चर का और मास मीडिया का और कैमरा की संस्कृति का और कैमरा के लेंस का अध्ययन किया है, वे सब लोग इस बात पर एक मत हैं। भारत में लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं। वे सब लोग इस बात पर एक मत हैं कि सेल्फी कल्चर जीवन के हर पहलू को, चाहे वो आपका इतिहास हो, चाहे वो आपकी मेमोरी हो, स्मृति हो, चाहे वो आपकी संस्थान हो, उनकी वो भ्रूण हत्या कर देती है। हमने कभी प्रधानमंत्री को सेल्फी लेते हुए नहीं देखा था, लेकिन पिछले दिनों देखा। हमने कभी मंत्रियों को सेल्फी लेते हुए नहीं देखा था, लेकिन पिछले दिनों देखा। हमने हत्यारों को, बलात्कारियों को कभी सेल्फी लेते हुए, बलात्कार करते हुए और सेल्फी लेते हुए नहीं देखा था, लेकिन पिछले दिनों देखा। सवाल नहीं उठता ये। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम शिक्षा में काम करते हैं, हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम लेखक हैं, हमारे हाथ में मोबाइल है, हम सेल्फी कल्चर का संप्रसारण सामने देख रहे हैं और क्लाइमेक्स है। मुझे अच्छा लगता है कि कल अगर हिंदुस्तान के हर शहर में भारतीय जनता पार्टी के लोग हर शहर में हजारों हजार लोगों को राष्ट्रीय ध्वज देकर जुलूस निकालते, मुझे अच्छा लगता। लेकिन नहीं,
उन्होंने एक सस्ता और सरल रास्ता निकाला, सेल्फी का रास्ता, कि आप अपने हाथ से राष्ट्रगान अपलोड करें। हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, सब जगह मैसेज दिया जा रहा है कि राष्ट्रगान अपलोड करो, और राष्ट्रगान जो अपलोड कर देगा वही राष्ट्रवादी है। राष्ट्रगान का और राष्ट्रवाद का विपर्य और अवमूल्यन इससे ज्यादा कहीं नहीं हो सकता। ये जो चारों तरफ जो माहौल बना है सेल्फी कल्चर के आने के बाद, कल्चर तो गई, मास कल्चर का वह रूप भी गया जिसे सिनेमा ने डेवलप किया था, अभी उसमें नहीं है लोग। अभी सेल्फी कल्चर के दौर में दाखिल हो चुके हैं, जो कि डिजिटल कैपिटलिज्म का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा है। और इसमें फोटो जितना सुंदर है, दिमाग उतना ही विद्रूप है। दिमाग है ही नहीं। फोटो में जो आदमी, जो यंग लड़का, जो यंग लड़की जितनी सुंदर दिखाई दे रही है, बुद्धि के लेवल पर वह उतनी ही एकदम शून्य है। तो सेल्फी कल्चर ने एकदम विवेक शून्य, ज्ञान शून्य इमेज के प्रोजेक्शन के एक तरह से झड़ी लगा दी है, प्रभाव पैदा कर दिया है हमारे इंटरनेट पर। और इसका एक साइड इफेक्ट बता रहा हूं आपको कि अब ज्ञान पाना और ज्ञान देना और ज्ञान की बात करना एक तरह से संकट को बुलावा देना है। तो ज्ञान में अब किसी की रुचि नहीं है, उसकी तो एकदम नहीं है, जो सेल्फी कल्चर का एडिक्ट हो चुका है। जो सेल्फी कल्चर के एडिक्ट हो चुके हैं, उनकी रुचि किसमें है? वो क्या चीज बोलना पसंद करेंगे? वो एकदम रद्दी किस्म की बातें, कचरा चीजें, कचरा विषय, नॉनसेंस, ऐसी बातचीत जो कि एकदम दिशाहीन हो, जिसका आपका समसामयिक यथार्थ से कोई संबंध ही ना हो, या फिर ऐसी भाषा जिसे हम लोग गाली गलौज की भाषा कहते हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो सेल्फी कल्चर के जो वे रूप, जो फेसबुक के साथ में जो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम आपके फीडबैक पर अवेलेबल है, छोटे छोटे टिकटॉक वाले फोटोग्राफ्स का और वीडियोग्राफी का, आप उसे ध्यान से देखिए। इस पूरी प्रक्रिया ने जनता को तो प्राइवेट बना दिया है। यानी सेल्फी कल्चर का जो एक दूसरा डायमेंशन है वो ये, इसने जनता को प्राइवेट बना दिया है, और जो हमारा जो सार्वजनिक जीवन है, जिसमें जनता भी आती है, उसे इसने प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया, और जो हमारा प्राइवेट था उसे पब्लिक कर दिया है। और राजनीति में इसने जो सबसे खतरनाक काम किया सेल्फी कल्चर ने, वो ये कि इसने राजनीति का निजीकरण कर दिया है। हर लेवल पर पॉलिटिक्स का प्राइवेटाइजेशन। और इसके चलते जब आप राजनीति का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, अभी जो समस्या है वो ये नहीं है कि रूल बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है या बीजेडी कर रही है, टीएमसी कर रही है, ये रूल अभी ये विषय का ये समस्या नहीं है। अभी समस्या यह है कि पूरे देश में पॉलिटिक्स का प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है, और यह गंभीर समस्या है। और पॉलिटिक्स के प्राइवेटाइजेशन का जो परिणाम है वो ये कि हम अब किसी भी किस्म के रेशनल डिस्कोर्स में जाने को तैयार नहीं होते। हम किसी भी चीज को या उन चीजों को जो कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण से हमारे सामने पेश की जाती हैं, उनमें हमारी दिलचस्पी नहीं होती, हमारे नौजवानों की दिलचस्पी नहीं होती। और सूचना संपन्न जो एक्सचेंज है वो तो अब एकदम एक सिरे से गायब है।
तो जो लोग सूचना संपन्न एक्सचेंज कर रहे हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं या उनके ऊपर सेंसरशिप लागू की जा रही है घोषित अघोषित तौर पर। जो सत्य की हिमायत में खड़े हैं उनके ऊपर सेंसरशिप लागू की जा रही है घोषित अघोषित तौर पर। और यही है राजनीति के प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा परिणाम। और इस बीमारी के कमोबेश सभी दल शिकार हैं। बीजेपी इसकी सबसे ज्यादा शिकार है क्योंकि उसकी केंद्र में सरकार है। सेल्फी कल्चर में एक और बहुत ही खतरनाक चीज है जो कि डेवलप हुई है इस बीच में। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, आप देखते हैं कि आए दिन, अभी 2 दिन पहले देखा आपने कानपुर की एक घटना का एक वीडियो था, यानी हिंसा हो रही है और कोई उसका वीडियोग्राफी तैयार कर रहा है। कोई थानेदार किसी औरत को पीट रहा है, उसका वीडियो तैयार किया जा रहा है। हस्तक्षेप करके उसको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि उसका वीडियो बना के उसको प्रसारित किया जाए, इस पर जोर ज्यादा है। आपके सामने अगर वायलेंस हो रहा हो तो आप वायलेंस को पहले रोकेंगे या फोटोग्राफी पहले करेंगे? तो सेल्फी कल्चर ने एक नया कल्ट, एक नया विवेक, एक नया एटीट्यूड पैदा किया है कि अगर आपके सामने कोई घटना घट रही हो जिसमें कि आप कोई वायलेंस देख रहे हैं, रेप देख रहे हैं, आप कोई उत्पीड़न देख रहे हैं, आप कोई पुलिस की मतलब ब्रूटैलिटी देख रहे हैं, आप सरकार का कोई अन्यायपूर्ण कृत्य देख रहे हैं, या अपने सामने किसी सामाजिक समूह के द्वारा किया गया अन्यायपूर्ण कृत्य देख रहे हैं, तो आपकी कोशिश पहले ही होती है कि आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ये नहीं। तो अभी हर चीज के सेल्फी फोटोग्राफी, सेल्फी वीडियो और इनको अपलोड करने की जो एक कल्चर पैदा हुई है, इसने एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक हस्तक्षेप की, लोकतांत्रिक सामाजिक हस्तक्षेप की जो एक परंपरा थी उसे बाधित किया है। और लोकतांत्रिक हस्तक्षेप की जब परंपरा बाधित होती है, जो कि ये सेल्फ इंपोज्ड जो सेंसरशिप है कि अब हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम फोटो लेंगे, इसने एक माहौल बनाया है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, उन पर अगर कभी हस्तक्षेप हो रहा हो तो उसमें बीच में मत बोलो। तो सेल्फी की कल्चर जितनी बढ़ी है, लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्यों पर होने वाले हस्तक्षेप से हम उतने ही ज्यादा विमुख होते चले गए हैं। और ये अपने आप में एक नई चिंता की चीज है। हम वायलेंस का खुल के समर्थन करने लगे क्योंकि हम जब उसका प्रोजेक्शन करते हैं, हम जब उसका डिपिक्शन करते हैं, तो जाने अनजाने आपको तो लगता है आप सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन आप सत्य का उद्घाटन नहीं कर रहे होते। आप एक्चुअल में उस वायलेंस का इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे होते हैं। आप नहीं जानते कि आपने जो वीडियो अपलोड कर दिया इंटरनेट पर उसका क्या परिणाम होगा, आप नहीं जानते। तो अब हर चीज का जो है एक निजीकरण सेल्फी कल्चर ने एक सहज सुलभ एक तरीका बना दिया है। और इसने जो एक सामाजिक मनुष्य था, जिसके कि सामाजिक सुख दुख थे, सामाजिक साझेदारी थी, सामाजिक उसके हस्तक्षेप की क्षमता थी, इन सबको उसने गहरे प्रभावित किया है। एक और है जो कि दूसरा पहलू है इसका, जो कि सेल्फी कल्चर ने कल्टीवेट किया है, जो कि नौजवानों में बहुत तेजी से फैला है। अपने बारे में सोचो, संसार के बारे में मत सोचो, समाज के बारे में मत सोचो, राष्ट्र के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने हितों के बारे में सोचो।
तो इसका परिणाम यह निकला है कि अब जो हमारा जो यूथ है उसने सामाजिक समस्याओं पर, समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक साझा प्रश्नों पर उसने एकदम विचार विमर्श ही बंद कर दिया है। आप देखिए फेसबुक पर आप लेखन देखिए यंग लोगों का, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यंग लोगों में किसी भी किस्म की जो अवेयरनेस है भी या नहीं है। एक और चीज जो कि इसके बराबर पैरेलल चल रही है, यानी अगर आप समाज देखें तो आप देखेंगे कि सत्ता की चारों तरफ से निगरानी हो रही है, गवर्नमेंट आपकी चारों तरफ से नजरदारी कर रही है, जासूसी कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, लेकिन ये डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। सेल्फी सेल्फी जितनी अपलोड हो रही है उसकी मात्रा अगर आप देखें, यंग लोगों के द्वारा अपने लगाए गए फोटो देखें और उनका सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, अकादमिक प्रश्नों पर उनकी चिंताएं देखें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनकी इन सब विषयों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो सेल्फी कल्चर आपको एक तरह से आत्मनिष्ठ बना देती है, बहुत ही सब्जेक्टिव बना देती है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो जाहिर है क्यों सोचते हैं आप अपने बारे में, क्योंकि आपके जहन में ये उतार दिया गया है कि आपको समाज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। समाज के बारे में तो सोचने के लिए सरकार है, समाज के बारे में तो मोदी जी सोच रहे हैं। सरकार का समर्थन करो, मोदी का समर्थन करो, मोदी जी राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अपना फोटो खींचो, तुम इंटरनेट देखो, तुम फिल्म देखो, तुम्हें डाटा फ्री मिलेगा, तुम वो देखो, तुम आनंद लो, तुम गाने सुनो, लेकिन देश के बारे में मत सोचो। देश के बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। देश के बारे में सोचने की जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अपना काम कर रही है। तो सेल्फी की कल्चर आपको समाज, सरकार, संस्थान, आपके जो ज्ञान विज्ञान के, अभिरुचि के, विवेक के क्षेत्र, उन सब से एकदम आपको अलग थलग कर देती है। एक और घटना घटी है, जितने बड़े पैमाने पर सेल्फी के फोटो लिए जा रहे हैं, लेकिन कभी ये सामने चीज नहीं आई, न किसी खोजी जर्नलिस्ट के जरिए ये चीज आई, बल्कि आई किसी और तरीके से, एक विसिल ब्लोअर के जरिए से आई, जिसने के एनएसओ के डॉक्यूमेंट्स, डाटा, टेलीफोन नंबर लीक किए, जिससे कि पेगासस नाम की जासूसी का पता चला। तो उससे एक नई चीज पैदा हुई। अगर मुझसे पूछें कि पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या दिया, तो मैं आपसे एक बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने मुझे एक ऐसा राष्ट्र दिया जिसे हम लोग कारपोरेट राष्ट्र के तौर पर जानते थे। पहले राष्ट्र था, राज्य था, अब खुल्लम खुल्ला कारपोरेट राज्य है। जब देश आजाद हुआ था आज से 75 साल पहले, तो हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र थे। लेकिन नरेंद्र मोदी को श्रेय इस बात का जाता है कि उन्होंने इस लोकतांत्रिक राष्ट्र को एक कंप्लीट कारपोरेट राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया। 75वें वर्ष में नरेंद्र मोदी की यह सबसे बड़ी गिफ्ट है हिंदुस्तान की जनता के लिए कि उन्होंने हिंदुस्तान की जनता से डेमोक्रेसी छीन ली और कारपोरेट राष्ट्र उसके हाथ में दे दिया। लेकिन सेल्फी को यह चीज दिखाई नहीं दी। हम जो सेल्फी में डूबे हुए लोग हैं, उनको यह चीज नजर नहीं आई, अभी तक नजर नहीं आई। यह सच है कि मार्केट इकोनॉमी की शुरुआत मनमोहन सिंह ने की थी, लेकिन इस मार्केट इकोनॉमी को क्रिमिनल इकोनॉमी में कन्वर्ट तो नरेंद्र मोदी ने किया। यह श्रेय तो नरेंद्र मोदी को जाता है। 75वीं वर्षगांठ पर नरेंद्र मोदी ने 2 काम किए, लोकतांत्रिक राष्ट्र को कारपोरेट राष्ट्र में बदला और मार्केट इकोनॉमी को क्रिमिनल इकोनॉमी में बदला, और एक नया राष्ट्र पैदा किया। अब हम जो नया राष्ट्र सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें के 75 साल हो चुके हैं, वो एक जासूसी कारपोरेट राष्ट्र है। और ये जासूसी कारपोरेट राष्ट्र हमारी सेल्फी कल्चर का अभिन्न हिस्सा है।
क्योंकि पेगासस आपके कैमरे, आपके ऑडियो, आपके मोबाइल, आपकी लोकेशन, हर चीज पर नजर रखे हुए है। लोकतांत्रिक राष्ट्र नजर नहीं रखता था, यहां तक कि मनमोहन सिंह के जमाने में भी राष्ट्र नजर नहीं रखता था, लेकिन आज राष्ट्र नजर रखे हुए, तो अब एक नया राष्ट्र पैदा हुआ है जिसे हम लोग जासूसी कॉर्पोरेट राष्ट्र कह सकते हैं। आज भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के तौर पर नहीं, लेकिन एक जासूसी कॉर्पोरेट राष्ट्र के तौर पर जाना जाएगा। और जब भारत को एक जासूसी कॉर्पोरेट राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया गया और हम सिर्फ अपने में खोए हुए हैं और अपने ही छवि देख रहे हैं और उसमें खुश हो रहे हैं कि देखो मेरा कितना अच्छा फोटो आया है, मैं देखो कितनी सुंदर लग रही हूं, देखो मैंने कितनी सुंदर कविता लिखी है, मैंने देखो कितनी सुंदर कहानी लिखी है, लेकिन मेरी उस न कविता में न कहानी में राष्ट्र की चिंताएं कहीं झलकती नहीं है। मेरे नौजवान के चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हमने ये जो जासूसी कॉर्पोरेट राष्ट्र जो पैदा हुआ है, इस जासूसी कॉर्पोरेट राष्ट्र की ब्यूटी है कि अब हम राजनीति से पलायन करने लगे हैं, राजनीतिक यथार्थ से पलायन करने लगे। हमें राजनीतिक यथार्थ पर बात करने में मजा नहीं आता, हम राजनीतिक यथार्थ को देखना ही नहीं चाहते, और इसका परिणाम यह निकला है कि हम अपने राजनीतिक अधिकारों से भी पलायन करने लगे। तो नई सेल्फी कल्चर ने एक ऐसे यूजर को, एक ऐसे कंज्यूमर को, वो नागरिक नहीं है, एक ऐसे यूजर और एक ऐसे कंज्यूमर को तैयार किया है जो कि राजनीतिक अधिकारों के प्रति एकदम बेखबर है, अनभिज्ञ है, वो चाहता ही नहीं है, उनका बात ही नहीं करना चाहता राजनीतिक अधिकारों के बारे में। और ये जो नया जो जासूसी कॉर्पोरेट राष्ट्र पैदा हुआ है, इसने एक नई संभावना को पैदा किया है कि अब हर नागरिक संभावित आतंकवादी है। आज स्थिति यह है कि आपको कभी भी पेगासस के जरिए, कभी भी आपके अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर कुछ भी डाला जा सकता है। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, यंग लड़का जिसका नाम उमर खालिद है, आप सोच सकते हो उसके लैपटॉप में 1 लाख डॉक्यूमेंट प्रक्षेपित करके उतार दिए गए। उस लड़के कोई अपराध नहीं है, जो लोग भीमा कोरेगांव केस में जो बंद हैं जेल में, जिनकी जमानतें नहीं हो रही हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, सरकार आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई है, 3 साल से ऊपर हो चुका है, उनमें से कई लोगों के लैपटॉप में 20-30 हजार डॉक्यूमेंट्स प्रक्षेपित करके डाल दिए गए पेगासस के जरिए। और ये एक नया किस्म का जो है एक मतलब जिसे कहें कि जासूसी कॉर्पोरेट राष्ट्र हमारे बीच में पैदा हुआ है, जिसने के जनता को संभावित आतंकवादी में कन्वर्ट कर दिया है। अब हर व्यक्ति को आतंकवादी बनाया जा सकता है, कुछ करना नहीं, आपको लैपटॉप उठाइए, मोबाइल उठाइए उसका और उसे घोषित कर दीजिए कि उसने क्या किया है। मैं एक घटना याद दिला रहा हूं आपको। आज से कुछ साल पहले ब्रिटेन में बम विस्फोट हुआ मेट्रो पे, और उस बम विस्फोट के बाद में वहां छानबीन शुरू हुई, जांच शुरू हुई, तो उसके बाद में एकदम तहकीकात शुरू हुई कि साहब बम विस्फोट किसने किया होगा। तो इंटरनेट से सर्च करना शुरू किया गया, तो मालूम पड़ा कि एक लड़का लगातार इंटरनेट पर जाता है, लगातार लाइब्रेरी जाता है, वो हमेशा जब भी कोई चीज इंटरनेट पर सर्च करता है तो वो बम बनाने की विधि सर्च करता है। लाइब्रेरी जाता है वो लड़का तो वो बम बनाने की विधि से जुड़ी हुई किताबें निकालता है, वो पढ़ता है। उस लड़के ने कभी जीवन में बम नहीं बनाया, उस लड़के का कभी किसी आतंकवादी गुट से कोई सहयोग, समर्थन या वो किसी भी गुट का मेंबर नहीं था।
ब्रिटिश पुलिस ने सिर्फ इसी बिना पर, क्योंकि उसका जो इंटरनेट डाटा था, उस डाटा में जो लाइब्रेरी डाटा था उसमें सिर्फ बम बनाने की विधि की किताबों की लिस्ट थी। उसके गूगल के सर्च इंजन में उसके अकाउंट में सिर्फ बम बना, वो जब भी लड़का इंटरनेट पर जाए उसकी हॉबी थी कि वो बम बनाने की विधियां पढ़ता था, किताबें खोज खोज के पढ़ता था। भारतीय मूल का लड़का, ग्रेजुएट लड़का, और वह लड़का लंदन में जो मेट्रो में बम विस्फोट हुए, उस बम विस्फोट के आरोप में पकड़ के बंद कर दिया गया और उसे 25 साल की सजा मिल गई, सिर्फ इस बिना पर क्योंकि उसके कंप्यूटर में, उसके लाइब्रेरी की प्रोफाइल में, जहां वो लाइब्रेरी जाता था, वहां लाइब्रेरी में लगातार उसने ऐसी किताबें इशू कराई जो बम बनाने की विधि से जुड़ी हुई थी, और यह मान लिया गया कि वह लड़का आतंकवादी है, उसने जरूर, उसका आतंकवादियों से संबंध है, और इस बिना पर ही उसको 25 साल की सजा ब्रिटेन की अदालत ने घोषित कर दी। जिस लड़के ने कभी जीवन में कोई विस्फोट नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी, वो किसी आतंकवादी गुट का मेंबर नहीं था। तो अब जो नया जो लोकतंत्र है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जिसमें कि वो ब्रिटेन के लोग भी शामिल हैं, उसमें अमेरिका के लोग भी शामिल हैं, ये खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के संदर्भ में ये बात सच है, ये ग्लोबल फिनोमेना है कि डेमोक्रेटिक स्टेट को ये जासूसी कारपोरेट स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। कुछ साल पहले की एक और घटना बता रहा हूं मैं आपको, ये तो इजराइल से लिया है ना इन्होंने, पेगासस। इस घटना को करीब हो गए होंगे 8 साल, तो हो गए होंगे 7-8 साल। उस समय मैंने बहुत पहले मैंने लिखा भी था इसको लेकर। 2 यंग टीनेज लड़के फोन पे बात कर रहे, इंटरनेट पे चैटिंग कर रहे थे, मैसेंजर में, फिलिस्तीनी लड़के। तो एक दोस्त दूसरे से पूछ रहा है क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि मैं न्यूयॉर्क के पुल पर बैठा हुआ हूं। तो उसने पूछा क्यों बैठे हुए हो, बोले इस पुल को उड़ा दूंगा। खाली वो चैटिंग में मैसेज दे रहे हैं। वो लड़का कभी, दोनों में से कोई भी न्यूयॉर्क नहीं गया कभी, वो जानते ही नहीं न्यूयॉर्क है कहां, वो खाली चैटिंग कर रहे हैं जस्ट मस्ती में। सिर्फ उस चैटिंग के मैसेज को पकड़ के इजराइल की सेना ने उन दोनों फिलिस्तीनी बच्चों को उठा लिया और जेल में डाल दिया। सेल्फी की कल्चर, सेल्फ कम्युनिकेशन की कल्चर, जिसके की एक्सटेंशन है ये ट्विटर, ये तुम्हारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, ये मैसेंजर, ये तमाम किस्म के और दूसरे प्लेटफॉर्म, ये बहुत ही विलक्षण ढंग से जनता को, निर्दोष लोगों को आतंकवादी में कन्वर्ट किए दे रहे हैं। और अब एक चीज आपके जहन में बार बार उतारी जा रही है, जब आपको ये आभास दे दिया जाए कि अब कोई भी संभावित आतंकवादी हो सकता है, तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज उतारी जा रही है, अब सरकार जो कहे वो मानो, सरकार के खिलाफ बोलो मत, और इसी में तुम्हारा और तुम्हारे देश का भला है। सेल्फी के कल्चर का ये भी एक है रूप के लोग खुशी खुशी अपनी पर्सनल सूचनाएं सोशल मीडिया में शेयर करते हैं और सरकार उसका पीछा करती है, पुलिस उसका पीछा करती है। आप ये भी कह सकते हैं, जिसे मीडिया की लैंग्वेज में कहते हैं कि ये एक तरह से स्व संचालित जो है परफॉर्मेंस का दौर है, जो सेल्फी की कल्चर है। ये स्व संचालित परफॉर्मेंस की जो कल्चर है, इसकी एक तरह से सोशल मीडिया में हमारे जो दैनंदिन कम्युनिकेशन है उसमें एक तरह से बाढ़ आई हुई है। ये एक तरह का पब्लिक रिलेशन भी है, लेकिन इसके लिए आपके इस जो सेल्फी कल्चर के जो प्रयोग करता है, इनके जीवन में न तो प्राइवेसी का कोई मूल्य है, न इनके लिए डेमोक्रेसी का कोई मूल्य है, न इनके यहां राजनीतिक अधिकारों का कोई मूल्य है। इनके यहां खाली स्व संचालित जो अबाधित परफॉर्मेंस है उसका मूल्य है।
सेल्फी लगाना और अपने बारे में, मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ खाना खाया, मैं वहाँ सोई, मैं वहाँ घूमी। ये जो इसका जो अंतहीन सिलसिला है, ये सिलसिला जारी है। ये सेल जो स्वसंचालित अबाधित जो परफॉर्मेंस है, इसके अंतहीन कथानक जारी हैं और वे करोड़ों की संख्या में हैं। इसे आप एक तरह का सेल्फीइज्म भी कह सकते हैं। ये देखने में बड़ा मनोरंजक लगता है, देखने में बड़ा अच्छा भी लगता है कि कितना अच्छा फोटो है, लेकिन ये मनोरंजन और कम्युनिकेशन के रूप में ये एक तरह का नकली सोशलाइजेशन है। ये आपकी इच्छा, आपकी आइडेंटिटी और आपके वैल्यूज, इन सब का एक तरह से वस्तुकरण भी है, कमोडिफिकेशन भी है। ये आपके राष्ट्र का भी कमोडिफिकेशन है। जब आप ये कहते हैं कि आप राष्ट्रगान को अपलोड करें 15 अगस्त को, तो आप राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप राष्ट्रगान के कमोडिफिकेशन का एक तरह से प्रदर्शन करेंगे। आप ये जो स्वसंचालित जो अबाधित जो परफॉर्मेंस है, जो कि सेल्फी कल्चर का मोटो है, आप इसके फ्रेमवर्क में सारी चीजें पेश कर रहे होंगे। एक अन्य चीज वो ये कि सेल्फी कल्चर का जो एक बेसिक स्लोगन है, उसे मैं कह के ये बात मैं यहीं फिलहाल रोकूंगा। मैं उसका एक स्लोगन है जो कि मोटो है और उसका एक लक्ष्य भी है, वो ये प्रोड्यूसिंग, कंज्यूमिंग एवं डिस्कार्डिंग। प्रोड्यूसिंग, कंज्यूमिंग एवं डिस्कार्डिंग, ये 3 सेल्फी कल्चर के बेसिक तत्व हैं, बुनियादी तत्व हैं। और सारे फोटो, सारी एक्टिविटीज, हमारी डिजिटल एक्टिविटीज इस प्रोड्यूसिंग, कंज्यूमिंग और डिस्कार्डिंग के ही फ्रेमवर्क में संपन्न हो रही हैं। तो अगर आप इस कल्चर के फ्रेमवर्क में अगर आप अपना कोई महान राष्ट्र कर्म भी करेंगे, तो वो प्रोड्यूसिंग, कंज्यूमिंग एंड डिस्कार्डिंग इसी फ्रेमवर्क में जाके खत्म होगा। यानी एक तरह से खोखली उपभोक्तावादी कल्चर, उसको वो निर्मित करेगा। और ये जो प्रोड्यूसिंग, कंज्यूमिंग एंड डिस्कार्डिंग की जो सेल्फी कल्चर है, इस कल्चर का जोर है तात्कालिकता पर, कि जो कुछ भी है वो अभी करो। और जो तात्कालिकता ही कल्चर है, इसमें हमेशा एक शॉर्टकट रहता है, और वो मानसिकता हमारे यूथ की भी तैयार की गई है। जल्दी कमाओ, जल्दी खाओ, खूब कमाओ, जैसे भी हो वैसे कमाओ, चाहे जितना 2 नंबरी काम करना पड़े कमाओ। और कम्युनिकेशन को स्पीड में रखो। और मनोरंजन के नाम पर जो इस सेल्फी कल्चर ने जो चीज क्रिएट की है, वो ये स्वतः स्फूर्त मनोरंजन और एक ऐसा कम्युनिकेशन जो तरल हो और जिसे तुरंत ही खारिज भी किया जाए। यानी अभी आपने सुना, आपने मुझे अभी सुना और उसके बाद जस्ट रिजेक्टेड। तरल और खारिज करो, लिक्विड भी हो और डिस्कार्डेड भी हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामाजिक कंसर्न कैसे विकसित होंगे? कला, साहित्य, संस्कृति, समाज, राजनीति, राष्ट्र, राज्य, बेरोजगारी, भूखमरी, अन्याय, इन सब के प्रति हमारे सरोकार कैसे विकसित होंगे? क्योंकि हमको तो तरल लिक्विड चीजें खाने की आदत पड़ गई है। हमको ऐसी चीजें खाने की आदत पड़ गई जिसे हम तत्काल डिस्कार्ड कर सकें। हमें ऐसी चीजें हजम करने की आदत पड़ गई है जो कि
सब्जेक्टिवली हम फील करें, ऑब्जेक्टिवली नहीं, तो इसने एक नए किस्म की आइडेंटिटी, नए किस्म का ब्रांड, नए किस्म की वस्तु, नए किस्म का विवेक, नए किस्म की राजनीति, और नए किस्म की राजनीति और नए किस्म के विवेक का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है आज जो प्रधानमंत्री ने कॉल दिया, वो ये जो प्रोड्यूसिंग, कंज्यूमिंग एंड डिस्कार्डिंग के फ्रेमवर्क में ही कॉल दिया प्रधानमंत्री ने। अगस्त को हम किस रूप में याद करते हैं? इस रूप में याद करें कि भारत विभाजन हुआ, विभीषिका से लोग गुजरे, उसकी कितनी खराब स्मृतियां थी, उनको याद करें हम, या हम इस रूप में याद करें कि पिछले 70 साल में हम लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी लोकतंत्र को बचाने के लिए। उन्नीस में क्या हुआ, 1947 में भारत विभाजन के समय क्या हुआ, यह तो पलट के सवाल किया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने यह सवाल तो नहीं उठाया था ना। जवाहरलाल नेहरू के बाद में भी किसी प्रधानमंत्री ने यह सवाल नहीं उठाया कि 15 अगस्त के पहले के दिन को विभाजन की विभीषिका की स्मृति के तौर पर देखा जाए। तो आप अतीत में भी जाएंगे तो सब्जेक्टिव फीलिंग लेकर जाएंगे, देश से भी कहेंगे कि वो सब्जेक्टिवली इस बात पर सोचे। सवाल यह, जब भारत विभाजन हो रहा था तो भारत विभाजन के समय कहां थे जनसंघ के लोग, कहां थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, किस दिशा में थे वो? उन लोगों की भी मांग थी। सावरकर का लेखन उपलब्ध है, गोलवलकर का लेखन उपलब्ध है, इस बात की गवाही है वो। तो सेल्फी युग में जब आप 14 अगस्त मनाएंगे तो आप पलट के देखिए कि पिछले 75 साल में आपके लोकतंत्र को किस मुहाने पर छोड़ दिया गया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र की बजाय जासूसी कॉरपोरेट राष्ट्र के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया है, और भारत की जो मार्केट इकोनॉमी थी उसको क्रिमिनल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन इस सेल्फी कल्चर के जो एडिक्ट बन चुके हैं युवा, उनको यह चीज नजर नहीं आ रही, और यह चिंता की चीज है मेरे लिए। मेरी उन तमाम लोगों से अपील है कि वो इस सेल्फी कल्चर के इस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से माइंडसेट को निकालें और सामने देखें कि आपके पूरे की पूरी इकोनॉमी को कैसे क्रिमिनल इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जा चुका है, आपके लोकतांत्रिक अधिकारों को कैसे पंगु करके जासूसी कॉर्पोरेट राष्ट्र का निर्माण तेजी से चल रहा है, और यह सब काम विकास की आड़ में हो रहा है। तो सेल्फी कल्चर का मतलब सिर्फ फोटो नहीं है, सेल्फी कल्चर की एक आइडियोलॉजी भी है। सेल्फी कल्चर की एक संगठित राजनीति भी है, और जहां जहां सेल्फी कल्चर का विकास हुआ है उन तमाम देशों में यह देखा गया है कि सेल्फी कल्चर आने के बाद में लगातार रिएक्शनरी पॉलिटिक्स का अपसर्ज हुआ है। यह अचानक नहीं है कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद देश में 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए कोरोना महामारी में, लेकिन नौजवानों में अभी भी गुस्सा नहीं है, क्योंकि नौजवानों को एंगेज कर दिया गया इंटरनेट में, नौजवानों को एंगेज कर दिया गया इंटरनेट की कल्चर में। नौजवानों का जितना भी खाली समय है वो एंगेज कर दिया गया है उनके तमाम किस्म के दैनंदिन शिक्षण प्रशिक्षण के कामों में। उनके पास में समाज के बारे में सोचने के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है। तो सेल्फी कल्चर जो ये कहती है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने हितों के बारे में सोचो, इस दायरे के बाहर निकलो, देश के बारे में सोचो। देश जो आजाद हुआ ना,
अगर गांधी जी अपने बारे में सोचते और नेहरू अपने बारे में सोचते तो नेहरू बहुत बड़े बैरिस्टर होते, अरबों रुपया कमाते, लेकिन उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। जो सेल्फी कल्चर ने जो सबसे खतरनाक चीज पैदा की है वो ये कि हम सिर्फ अपने को देखते हैं, देश को नहीं देखते। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते। इस पूरी की पूरी मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। सेल्फी कल्चर आपके सामाजिक राजनीतिक सरोकारों को नष्ट कर देती है। आप सिर्फ अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हैं, लेकिन उस मुस्कुराते चेहरे के बाहर जो एक बर्बर समाज तैयार हो रहा है उसे आप देखने में असमर्थ होते हैं। तो सेल्फी कल्चर ने हमारे चारों तरफ जासूसी कारपोरेट राष्ट्र निर्मित कर दिया है। कोई व्यक्ति बचा नहीं है जिस पर जासूसी नहीं हो रही हो। मैंने आज से 10 साल पहले 9 साल पहले लिखा था फेसबुक में, जब फेसबुक आया ही था, कि फेसबुक के आने के बाद में आप सबकी निगरानी होगी और निगरानी हो रही है। आप सबके डाटा, आपके सारे के सारे डाटा कहां पर जमा है? अमेरिका में जमा है। आप याद कीजिए बॉम्बे की वो घटना जहां के कसाब पकड़ा गया था और कसाब के खिलाफ उसको फांसी की सजा बोली थी। उस कसाब के खिलाफ में भारत सरकार के पास में, भारत की पुलिस के पास में कोई प्रमाण नहीं था। कसाब के खिलाफ में जो प्रमाण आए वो अमेरिका से FBI ने आके कोर्ट में तस्दीक की और जमा किए, तब कसाब को फांसी हुई। सेल्फी की कल्चर आपको टेररिस्ट देखने नहीं देती, आपको राष्ट्र देखने नहीं देती। अब आप हर चीज के लिए मुखातिब हैं अमेरिका की ओर। इस सेल्फी की कल्चर ने पूरे अमेरिका को जासूसी स्टेट में कन्वर्ट करके रख दिया है, और वह कल्चर अब अपने देश में अब पैर पसार चुकी है। अब हमारे देश के नागरिकों पर, नागरिक अधिकार के लिए लड़ने वालों पर, वकीलों पर, जजों पर, तमाम और दूसरे लोगों पर, उनके लगातार नाम आ रहे हैं। उनके पीछे पेगासस लगा हुआ था, पेगासस की लिस्ट में उनके नाम थे। तो आप 75वें वर्ष में जासूसी कारपोरेट राष्ट्र में कन्वर्ट किए जा चुके हैं। अगर आप सेल्फी कल्चर में इसी तरह कैद रहे तो तय मान लीजिए वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। सरकार ने तो यह घोषणा कर दी है, सरकार की एजेंसियों ने घोषणा कर दी है, क्योंकि जब आपको कारपोरेट जासूसी राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया गया है, लोकतांत्रिक राष्ट्र को, तो अब जनता का कोई भी व्यक्ति संभावित आतंकवादी हो सकता है। किसी को भी आतंकवादी ठहराया जा सकता है, किसी को भी आतंकवादी कह के जेल में बंद किया जा सकता है। यह खतरा है हमारे सामने। तो प्लीज सेल्फी के कल्चर से बाहर निकलो और समाज के कल्चर से जुड़ो। समाज के बारे में सोचो, राष्ट्र के बारे में सोचो, और अभी नहीं सोचा तो तय मानो जर्मनी से भी बुरा हाल होगा हमारा। जर्मनी में जितना बुरा हाल हुआ था जनता का, हिटलर को जनता ने चुना था। हिटलर ने बदले में जनता को क्या दिया? सिर्फ युद्ध और पामाली, युद्ध और विध्वंस। लोग नशे में थे हिटलर के। नरेंद्र मोदी हिटलर नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हिटलर बनने की। आपकी जिम्मेदारी है, आप नरेंद्र मोदी को हिटलर बनने से रोकिए। आपकी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में पुनः अर्जित करने की कोशिश कीजिए। उसे एक जासूसी कारपोरेट राष्ट्र में कन्वर्ट किया जा चुका है। आप कोशिश कीजिए कि हिंदुस्तान की जनता को उसकी नागरिक की और जनता की पहचान मिले। उसे संभावित टेररिस्ट की पहचान में कन्वर्ट किया जा चुका है, जो कि सबसे खतरनाक है। तय मानिए, अगर आप नहीं बोलेंगे तो बाद में पछताएंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि बोलने का अभी भी समय है, आप बोलिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।